नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं अनुराग पुनीत आपके साथ। हम हाजिर हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। एनपीए के समाधान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बैड बैंक का ऐलान। बैंकों को जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट को सरकार देगी गारंटी। पिछले 6 साल में बैंकों ने की है 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एनपीए की वसूली रिकॉर्ड। ऊंचाई पर बंद हुआ शेयर बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में बन रहे सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया नए रक्षा परिसर का उद्घाटन। कहा, नया परिसर नए भारत का परिचायक। 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हर तरह से मजबूत बनाने में जुटी है सरकार। 2026 तक देश में 1.8 अरब डॉलर का ड्रोन उद्योग का कारोबार। अगले 3 साल में 5,000 करोड़ के होंगे निवेश, 10,000 रोजगार के अवसर। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन उद्योग के लिए पीएलआई योजना की दी जानकारी। दो 2030 तक देश के हर शहर के लिए हेल्दी सिटी फॉर ऑल का विजन। नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार की फाइनल रिपोर्ट की जारी। रिपोर्ट में नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स के गठन की सिफारिश। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का विस्तार। 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्रियों को गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नए मंत्रिमंडल में रूपाणी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री शामिल नहीं। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्ट्रेस लोन के समाधान के लिए सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बैड बैंक की ओर से बैंकों को जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट को गारंटी देगा। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड यानी कि बैड बैंक के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 30,600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रिसीट को मंजूरी दी है। बैड बैंक कर्ज के लिए सहमत मूल्य का 15% नकद भुगतान करेगा, जबकि बची हुई 85% रकम की गारंटी सरकार की ओर से जारी सिक्योरिटी रिसीट्स के रूप में जारी की जाएगी। बैंकों की सुधरती वित्तीय हालत के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की गई है। मार्च 2018 से अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 6 वित्तीय वर्ष में सरकार 4 आर पर आगे बढ़ी है, और ये आर हैं रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। इन्हें लागू किया है, जिसके बाद बैंकों ने ये वसूली की है। So, in the last 6 financial years, banks have recovered 5,01,479 crores in the last 6 years. Of this, 3.1 lakh crores have been recovered since March 2018. Since March 2018, 3.1 lakh crores have been recovered. The total I read out was 5 lakh odd. In 18-19 alone, a record of 1.2 lakh crores were recovered. एनएआरसीएल को कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया है और कंपनी ने पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास आवेदन दिया है। एनएआरसीएल की स्थापना बैंकों में फंसे हुए कर्ज की परिसंपत्तियों को एकीकृत करते हुए ऋण का समाधान करने के लिए की गई है। पीएसबी एनएआरसीएल में 51% स्वामित्व बनाए रखेंगे। वहीं भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी कि आईडीआरसीएल परिसंपत्ति का प्रबंधन करेगी और बाजार के व्यवसाय संबंधी विशेषज्ञों और टर्न अराउंड विशेषज्ञों को शामिल करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक वित्त संस्थान के पास अधिकतम 49% हिस्सेदारी होगी और शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास में रहेगी।
देश में 2026 तक ड्रोन उद्योग का कारोबार 1.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है और अगले 3 साल में इस सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश भी किए जाने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएलआई की मदद से अगले 3 साल में ड्रोन उद्योग 900 करोड़ रुपए का कारोबार करेगा। इससे करीब 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद 2030 तक भारत को दुनिया में ड्रोन हब के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय उद्योग सेवा, वितरण और उपभोक्ता की सुविधा के लिए मदद मुहैया कराएगा। बुधवार को केंद्र सरकार ने पीएलआई योजना के तहत ड्रोन उद्योग के लिए अगले 3 साल के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। कि जो वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन का सेक्टर है, जहां टर्नओवर 80 करोड़ रुपए का ही है, इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 120 करोड़ रुपए के इंसेंटिव हम अगले 3 साल में देने वाले हैं। इसका मतलब कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन सेक्टर की साइज है, उसकी 1.5 गुना ज्यादा इंसेंटिव की घोषणा आज हम लोग सरकार के तरफ से कर रहे हैं। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। 21वीं सदी का भारत सैन्य ताकत को हर तरह से मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। दिल्ली के रक्षा कार्यालय परिसरों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब नीतियां और इरादे स्पष्ट हों, इच्छा शक्ति मजबूत हो और प्रयास ईमानदार हो तो सब कुछ संभव है। दिल्ली में रक्षा कार्यालय परिसरों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक और कदम बढ़ा रहे हैं। नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं। एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है। सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी, वो तेज हुई है। तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबैंड से हो, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, संकल्प, सामर्थ्य और संस्कृति का प्रतीक होती है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है। इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट भी लॉन्च की। रक्षा कार्यालय परिसर का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। तो दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे भी मौजूद रहे। रक्षा कार्यालय परिसरों के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है। यह कॉम्प्लेक्स 21वीं सदी के ऑफिसर्स के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है और हर तरह की सुविधाएं भी इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध हैं। को लोकेशन के कारण विभिन्न ऑफिसर्स के बीच तालमेल भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा,
क्योंकि हटमेंट्स और बैरक्स में यह संभव नहीं था, लेकिन यहां पर कोलोकेशन होने के कारण विभिन्न ऑफिस के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से वह कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। वहीं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री को भरोसा दिया कि अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड नए सेंट्रल विस्टा में होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल संसद नए भवन से काम करेगी। कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है, जो जहां पे हम 26 जनवरी की अगले साल की परेड करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर उस पे काम हम कंप्लीट कर पाएंगे। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का होगा, वो हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में करेंगे अगले साल। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कर्मियों के बैठने की व्यवस्था है। नए भवन आधुनिक, सुरक्षित और काम करने में सुविधाजनक हैं। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी की भी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। नए भवन पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए हैं। नए रक्षा कार्यालय परिसर में ऊर्जा की कम खपत होगी। इन भवनों के निर्माण के लिए हल्के इस्पात के ढांचे का उपयोग किया गया है, जिससे भवन के निर्माण में 6 महीने का समय कम लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। और बात शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की, जिसके राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की कल तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 21वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सम्मेलन में पिछले 2 दशकों की उपलब्धियों और भविष्य में सदस्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने की तमाम संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। Between the SCO members and what is called the Collective Security Treaty Organization, or the CSTO, and that outreach session on Afghanistan for the leaders. So that obviously you can understand the importance that Afghanistan will be on focus. एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक हाइब्रिड प्रारूप में दुशांबे में 17 सितंबर को शुरुआत होगी। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एससीओ की शिखर बैठक में सदस्य देशों के नेताओं के अलावा पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा के कार्यकारी निर्देशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति समेत दूसरे आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने थे। एससीओ की स्थापना रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 2001 में शंघाई में एक सम्मेलन में की थी। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका कल जन्मदिन है। इसके अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर से प्रधानमंत्री को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी आयोजित करेगा। स्मृति चिन्हों में पदक जीतने वाले ओलंपियन और पैरालंपियन के स्पोर्ट्स गियर और उपकरण, अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति, 4 धाम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मॉडल, मूर्तियां, पेंटिंग, अंगवस्त्र शामिल हैं। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का देश भर में सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। 20 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा के महत्व और समाज के प्रति जनता की भावनाओं को जागृत करना है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर को बीजेपी देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोविड-19 वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में भी है। इस दिन पार्टी ने 1.5 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको हम रूबरू कराएंगे खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। हेमा मालिनी मथुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। बहुत सारी चीज मैंने जो किया दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मैंने बहुत कुछ किया है।
हेमा मालिनी मथुरा के विकास के लिए काफी काम कर रही हैं। उससे न सिर्फ यहाँ पर पर्यटन विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और भी बहुत बनाना है, बहुत करना है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा बन रहा है। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। भारतीय शहरों को रहने योग्य, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने के लिए नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, जिसे भारत में शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपाय के नाम से जारी किया गया है। रिपोर्ट में भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स के गठन की सिफारिश की गई है। साथ ही नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टेक के भीतर एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स बनाने का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट जारी करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि आने वाले सालों में शहरी भारत अर्थव्यवस्था के विकास को ताकत देगा, इसलिए नगर नियोजन समेत शहरी चुनौतियों पर अधिक नीतिगत ध्यान देने की जरूरत है। नीति आयोग के सीईओ ने अमिताभ कांत ने कहा कि देश परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। ऐसे समय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ शिक्षा संस्थानों के बीच में अधिक तालमेल को बढ़ाना होगा। Now it is obvious that good livability is also good compactness, as long as it is accompanied by public transportation. And therefore, this new forms of urbanization need to be embodied in the thinking of our urban planners, particularly town planners. रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जिसका मकसद भारत में शहरी नियोजन क्षमता की बाधाओं को दूर करना है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास, जमीन का बेहतर इस्तेमाल, मानव संसाधन का विकास करना शामिल है। रिपोर्ट में शहरी प्रशासन को मजबूत करने और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की साझेदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार की ओर कदम उठाने का भी सुझाव दिया गया है। और अब खबर गुजरात से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार का विस्तार किया गया है। गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और बीजेपी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जीतू बघानी समेत 24 मंत्रियों ने गुजरात सरकार में मंत्री के तौर पर आज शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले नए कैबिनेट मंत्रियों में राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू बघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघवजी पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप परमार और अर्जुन सिंह चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। और अब खबर शेयर बाजार से, जहां पर लगातार ऊंचाई के लिए शेयर बाजार रिकॉर्ड बना रहा है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद दोबारा रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने पहली बार 59,000 का आंकड़ा छुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 417.96 अंकों की उछाल के साथ अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई 59,141.16 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110.05 अंकों की बढ़त के साथ 17,629.50 के स्तर पर बंद हुआ। सरकार ने बुधवार को ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके बाद से ही टेलीकॉम और ऑटो शेयर्स में हलचल मची हुई है।
तकनीक के बढ़ने के साथ ही देश में साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की भारत में अपराध 2020 की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में प्रति लाख जनसंख्या पर साइबर अपराध की दर 3.3% से बढ़कर 3.7% हो गई है। दो 2019 में साइबर अपराध के 44,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2020 में 11.8% बढ़कर 50,000 से अधिक हो गए। दो 2020 के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराध के 60% मामले धोखाधड़ी के थे। इसमें सबसे अधिक ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के हैं। उधर यौन शोषण के 6.6% और जबरन उगाही के 5.9% मामले सामने आए। साइबर अपराध के 11,000 से अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर है। और अब एक नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से हिमाचल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर हैं। वे शुक्रवार को राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार काम जारी है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे के निर्माण का निरीक्षण किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मगध के नक्सल प्रभावित इलाकों में रेल परियोजना शुरू करने की मांग रखी। पश्चिम बंगाल से खबर, जहां पर कई जिलों में बुखार से प्रभावित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। मालदा में 200 से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं पूर्वी वर्धमान में बड़ी संख्या में बच्चों में बुखार के लक्षण देखे गए हैं। खबर केरल से, जहां पर कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है। यहां पर 80% से अधिक आबादी को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। यहां पिछले 24 घंटों में 17,681 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, जबकि 25,588 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अब भी लागू रहेंगे। सभी श्रद्धालुओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड रोधी दोनों टीके लगवाने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। असम सरकार ने 2,400 से अधिक गैंडों के सींग के स्टॉक को नष्ट करने का फैसला किया है। वन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य के मुताबिक सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए 94 सींगों का संरक्षण करेगी। इन सींगों को काजीरंगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में रखा जाएगा। खबर दिल्ली से, जहां पर मानसून ने 1975 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल अब तक 1157 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले 1975 में मानसून के दौरान 1155 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर दृष्टि बाधित छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने आगरा स्मारक नामक पुस्तक ब्रेल लिपि में जारी की है। इसमें ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सहित लोकप्रिय स्थलों को शामिल किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के बीच में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन बनाया है। यानी कि इस संगठन, जिसको AUAKS का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों को साझा करना है। वॉशिंगटन में क्वाड नेताओं की बैठक से हफ्ते भर पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने इंडो पैसिफिक के लिए नई एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है।
बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साझा वीडियो लिंक के माध्यम से इसका ऐलान करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत का भविष्य हमारे सभी के आने वाले समय को प्रभावित करेगा। Of ensuring peace and stability in the Indo-Pacific over the long term. We need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve. Because the future of each of our nations, and indeed the world, depends on a free and open Indo-Pacific enduring and flourishing in the decades ahead. Our world is becoming more complex, especially here in our region, the Indo-Pacific. This affects us all. The future of the Indo-Pacific will impact all our futures. To meet these challenges, to help deliver the security and stability our region needs, we must now take our partnership to a new level. अमेरिका ने साफ किया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड और आसियान जैसे दूसरे भागीदारों के साथ इसके लिए काम करेगा। भारत ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। As mentioned therein, he will participate in the first in-person Quad Leaders Summit in Washington on September 24th. While Prime Minister is in Washington, he will also have a bilateral meeting with President Biden. We also look forward to bilateral meetings with other Quad leaders, time permitting. AUKUS यानी AUKUS में शामिल 3 देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और समुद्र में क्षमताओं को बढ़ाने से जुड़ी प्रौद्योगिकियों में सहयोग करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु पनडुब्बियों के विकास में भी ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। दिलचस्प यह है कि क्वाड की बैठक से ठीक एक सप्ताह पहले इस नए ट्राइलैटरल एक्सेस का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक घोषणा की है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद अब वो T20 वर्ल्ड कप के कप्तान के तौर पर अपनी पारी को समाप्त करना चाहते हैं। यहां इस T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 टीम की कप्तानी को छोड़ देना चाहते हैं। उन्होंने एक भावुक पोस्ट के साथ इस बात की जानकारी को साझा किया। कोहली ने अपने फैसले के पीछे अधिक वर्कलोड और काम के अधिक दबाव का हवाला दिया। उन्होंने सभी साथी खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और BCCI को भी धन्यवाद दिया है। विराट कोहली जो कि टेस्ट, वनडे और T20 में तीनों ही जो फॉर्मेट हैं उसके कप्तान हैं, लेकिन जैसा उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि इतना वर्कलोड है और तीनों फॉर्मेट में उनको अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है और पिछले 7 से 8 साल से वो लगातार इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब वो वनडे और टेस्ट मैचों पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि वो T20 में खेलते रहेंगे एक बल्लेबाज के तौर पर, लेकिन कप्तानी को अब वो अलविदा कहना चाहते हैं। तो बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन आपको जाते हुए हम छोड़ जाते हैं एक पॉजिटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।